नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ में हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, जैसे जैसे ठंड कम हो रही है देश का सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 दिन बचे हैं। जैसे जैसे दिन घट रहे हैं सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों साल 2024 के चुनावी विसात पर अपनी गोटियां सेट करने में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संसद दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सांसदों को गुरु मंत्र दिया। जनता से संपर्क बढ़ेगा, सत्ता विरोधी लहर का असर घटेगा, जनता को काम दिखेगा, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का असर कम होगा। कैसे सत्ता विरोधी लहर का मुकाबला करें, कैसे जनता से संपर्क बढ़ाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को साल 2024 की चुनावी जीत का क्या गुरु मंत्र दिया है, यह मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। अपने प्लान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने सभी कमजोर सीटों पर माहौल बनाने का काम शुरू कर दिया। सभी 204 मुश्किल सीटों के लिए सांसदों और बड़े नेताओं को काम पर लगा दिया है। साल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इधर बीजेपी अपनी तैयारी में है तो उधर विपक्ष में भी हलचल तेज है। विपक्ष में लगातार खलबली मची है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रयास हो या तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की कोशिशें, दोनों अलग अलग लेवल पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी है। क्या विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला करेगा? तमाम चर्चाओं के बीच अभी भी कैसे ये सबसे बड़ा सवाल है, यह मैं आपको बताने, समझाने और दिखाने की कोशिश करूंगा। देश की राजनीति के सबसे मुश्किल सवाल का जवाब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से मिलता नजर आ रहा है। जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी ग्रुप का हाल बिगड़ा, विपक्षी एकता में लगातार सुधार दिख रहा है। जिस विपक्ष को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नहीं जोड़ सकी, उसे अडानी विवाद करीब ले आ रहा है। जिस विपक्षी एकता पर राहुल गांधी की पदयात्रा वाली मेहनत बेसर रही, उस पर अडानी ग्रुप के खिलाफ संसद में कांग्रेस की तैयारी, अडानी ग्रुप के खिलाफ संसद में राहुल गांधी का धुआंधार बयानबाजी लगातार असर दिखाई दे रही है। कैसे अडानी विवाद विपक्ष को करीब लाने में कारगर साबित हो रहा है, कैसे साल 2024 की चुनावी तैयारी में विपक्ष को नई धार दे रहा है, यह आज आपको दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। साल 2024 लोकसभा चुनाव में 400 दिनों का वक्त बचा है। एक तरफ विपक्ष अपनी तैयारियों में जुटा है, अलग अलग मुद्दे आजमा रहा है। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल पर हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वहीं भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के बाद कांग्रेस का जोश हाई है। यात्रा के बाद राहुल गांधी का नया अवतार पार्टी में पसंद किया जा रहा है। राहुल गांधी हर दिन किसी न किसी मसले पर बीजेपी आरएसएस पर हमला बोलकर कांग्रेस के पक्ष में लगातार माहौल बना रहे हैं। आज संसद में राहुल गांधी की स्पीच ने काफी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। विपक्ष की 24 वाली तैयारियों को पूरा हाल भी मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी।
साल 2024 के चुनावी महासंग्राम के लिए मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। साल 2024 लोकसभा चुनाव में बचे 400 दिनों के हिसाब से बीजेपी अपने आगे की रणनीति पर काम कर रही है। आज दिल्ली में बीजेपी के संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी खास रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसदीय बोर्ड की मीटिंग के दौरान साल 2024 में जीत को लेकर मंत्र दिया है। किस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है, जनता के दिल में कैसे जगह बनानी है, जनता का भरोसा कैसे जीतना है। सबसे बड़ी बात, केंद्र में 10 सालों की सत्ता के बाद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से कैसे लड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों की बैठक में साल 2024 के आम चुनाव में सत्ता विरोधी लहर से लड़ने के लिए बीजेपी नेताओं को चुनावी मंत्र दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सत्ता विरोधी लहर से लड़ने के लिए सबसे जरूरी है जनता से सीधा संपर्क करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगर पार्टी के सांसद मतदाताओं तक पहुंचते हैं तो कोई भी सत्ता विरोधी लहर नहीं होगी। पार्टी के सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाना चाहिए, जनता से जुड़े रहना चाहिए। बजट को लेकर बीजेपी बड़ी तैयारी में जुटी नजर आई। बजट में जिस तरीके से समाज के हर वर्ग की बात की गई, किसान, महिला, गरीब, युवा और सबसे खास वर्ग मध्यम वर्ग को साधने की कोशिश की गई। सबको किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई। मोटे तौर पर बजट पर आम जनता का रिस्पांस अच्छा है। यही बात भारतीय जनता पार्टी का हौसला बढ़ा रही है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट में बीजेपी की उम्मीद ज्यादा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 2023 का बजट अच्छी ग्राउंडिंग कर सकती है, जोरदार असर दिख सकता है। इसी उम्मीद से बीजेपी बजट के सियासी प्रचार प्रसार का खासा जोर दे रही है। आम बजट की बारीकियों को आम जनता अच्छे से समझ सके, इसके लिए बीजेपी अपने सांसदों को जनता के बीच जाने की सलाह बार बार दे रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 फरवरी को बजट की घोषणा के बाद पहली बार बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के सियासी महत्व पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भले ये अगले लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट था, लेकिन किसी में भी इसे चुनावी बजट कहने का साहस नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बजट में सबके विकास, समाज के हर वर्ग के हितों का प्रस्ताव है। जनता को काम दिखाई देता है। जनता का प्रभाव ही बस एक ऐसी चीज है जिसे आगे एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई फैक्टर नजर नहीं आता। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर सांसदों से कहा, जनता से सीधे जुड़िए, जनता को सरकार के कामकाज के बारे में बताइए। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों खेलकुंभ जैसे प्रयासों की तारीफ की है। खेलकुंभ से बहुत सारे युवा खिलाड़ी जुड़ते हैं। खेलकुंभ में युवाओं का उत्साह, जोश देखते बनता है। पार्टी को खेलकुंभ जैसे आयोजनों को फायदा जरूर मिलता है। संसदीय दल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी मीडिया से मुखातिब हुए। प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, सभी गरीबों को, सभी वर्ग को कुछ ना कुछ मिला है, मिडिल क्लास को भी मिला है। और उन्होंने एमपीज को एक कॉल दिया है कि इस बजट में आपके क्षेत्र में जो गरीब रहते हैं, जो मिडिल क्लास रहते हैं, उनको क्या मिला है, ये संवाद करना शुरू करो।
और सभी वर्गों के साथ संवाद करना चाहिए और जो हमारा गुड इंटेंशंस है वो गुड इंटेंशन के बारे में कॉमन लोगों को समझने का कोशिश करना चाहिए, उनके साथ इंटरेक्शन करना चाहिए। जो हर बार जब बजट हम प्रेजेंट करते हैं कुछ लोग तो विरोध करने वाले तो रहता ही रहता है, लेकिन इस बार लगभग जो नॉर्मली भारतीय जनता पार्टी के विचार के खिलाफ है वो लोग भी बजट का स्वागत किया है। ये उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। पीएम साहब ने खेलकूद स्पर्धा, संसद खेलकूद स्पर्धा जो ऑलरेडी पीएम साहब ने बहुत बार प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है उसके बारे में और भी इसके आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आह्वान किया है और सिटीज़ का एमपीज़ को भी इसमें भाग लेने के लिए, क्योंकि सिटी में कई हमारे बच्चे खेलते नहीं हैं, ऐसे एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, लेकिन ये ठीक नहीं है। तो लोगों को हमारे खेलकूद स्पर्धा में इन्वॉल्व करते हुए एक अच्छे खिलाड़ी को तैयार करने के लिए भी कोशिश करना है, ऐसे सब ऐलान माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की शुरुआती तैयारियां 204 कमजोर सीटों को लेकर है, जिसमें साउथ राज्य की 84 सीटें शामिल हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं 2024 के चुनावी रण के लिए भारतीय जनता पार्टी कैसे उत्तर दक्षिण भारत की 204 मुश्किल सीटों पर फोकस बढ़ा रही है। इसमें तमिलनाडु की 36 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश की 25 सीटें हैं, तेलंगाना की 12 सीटें हैं, केरल की 20 सीटें हैं, कर्नाटक की 5 सीटें शामिल हैं। तो वही उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं तो बिहार की 22 सीटें, झारखंड की 2 सीटें, उत्तर प्रदेश की 12 सीटें, उत्तराखंड की 1 सीट, मध्य प्रदेश की 1 सीट, छत्तीसगढ़ की 2 सीटें, राजस्थान की 2 सीटें, हिमाचल प्रदेश गोवा की 1-1 सीटें हैं और उड़ीसा की 12 सीटें। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 23 सीटें, इधर नॉर्थ ईस्ट में असम की 2 सीटें, अरुणाचल प्रदेश की 1 सीट इसमें शामिल है। सभी मुश्किल सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें ए कैटेगरी में सर्वोत्तम रखा गया है, बी कैटेगरी में अच्छा, सी कैटेगरी में सुधार योग्य और डी कैटेगरी में बहुत ज्यादा खराब। डी श्रेणी की सीट वो है जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावनाएं बहुत कम है। बीजेपी का मानना है कि इन सीटों पर मेहनत की जाए तो नंबर 2 की स्थिति बन सकती है, जो वोट शेयर के लिहाज से फायदेमंद होगा। बीजेपी कमजोर सीटों का जातीय और सामाजिक समीकरण तैयार कर रही है। इन क्षेत्रों में जो भी प्रभावी व्यक्ति होगा उसे पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष के साथ बीजेपी के बैनर पोस्टर पर जगह दी जाएगी। ऐसे लोगों को ग्रुप बनाकर प्रधानमंत्री से सीधा ऑनलाइन संवाद कराया जाएगा। साल 2024 लोकसभा चुनाव तक बीजेपी का लक्ष्य हर राज्य के हर जिले में ऑफिस बनाने का है। पार्टी देश के हर हिस्से में अपनी जमीन बनाने में जुट गई है। इसके लिए बीजेपी ने 8 लोगों की एक राष्ट्रीय स्तर की कमेटी बनाई है। इस कमेटी को साल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश के हर राज्य और उनके हर जिले के लिए जमीन की रजिस्ट्री कराने का जिम्मा भी दे दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं साल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इधर बीजेपी की अपनी तैयारियां हैं तो उधर विपक्ष की भी हलचल तेज हो गई। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोशिश हो या फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की कोशिशें, दोनों अलग अलग लेवल पर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गई। बावजूद इसके सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विपक्ष एकजुट होकर
बीजेपी का मुकाबला कर पाएगा? क्या विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व स्वीकार कर पाएगा? यह सबसे बड़े सवाल है। और बहुत दिनों के बाद विपक्ष से जुड़े एक बड़े सवाल का जवाब नजर आया, जो बहुत दिनों के बाद ऐसा मसला आया था, जिसे लेकर करीब करीब पूरा विपक्ष एकजुट नजर आया। सबने मिलकर अडानी के मसले पर बीजेपी की केंद्र सरकार पर हमला बोला। अडानी ग्रुप के कामकाज पर अमेरिका रिसर्च फर्म हिंडरबर्ग के खुलासों ने वो काम कर दिया जो आज तक अभी तक कोई भी नहीं कर पाया, देशी मुद्दा नहीं कर पाया। हिंडरबर्ग की रिपोर्ट में जिस तथ्यों को सामने रखा गया उस पर विपक्ष जांच चाहता है। कांग्रेस की जेपीसी की मांग पर पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। संसद में विपक्ष ने इस मसले पर एकजुटता का संदेश दिया। संसद में हंगामे के दौरान सभी साथ नजर आए। संसद के बाहर सभी विपक्षी नेता के साथ विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। अडानी ग्रुप की घेराबंदी को चुनावी एकजुटता से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस की अगुवाई में 1 दर्जन से ज्यादा विपक्षी पार्टियां एकजुट नजर आईं और सोमवार को राज्यसभा में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक में 14 दलों के नेता शामिल हुए। तेलंगाना की टीआरएस, दिल्ली की आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। ऐसा यह पहला मौका रहा जब किसी मुद्दे पर कांग्रेस को इतने बड़े दलों का समर्थन मिला है। ऐसी एकजुटता भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखने को नहीं मिली थी। राहुल गांधी जिस भी राज्य से गुजरे वहां के नेताओं को न्योता दिया गया। बावजूद इसके दूसरे दलों के नेता बहुत कम यात्रा से जुड़े। यात्रा की शुरुआत से राहुल गांधी को तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन का साथ मिला। उन्होंने कई मौके पर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए उनकी तारीफें की। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे शामिल हुए। राहुल गांधी को शिवसेना का साथ मिला। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी ने तो उत्साह ही नहीं दिखाया। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने राहुल का हौसला बढ़ाया। भारत जोड़ो यात्रा में खुद तो शामिल नहीं हुए, अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़कर यात्रा का स्वागत करने को कहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यात्रा पर तो ज्यादा बढ़ चढ़कर कुछ नहीं कहा, लेकिन पिछले दिनों नीतीश कुमार ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी के नाम पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए विपक्षी दल आपस में बातचीत करेंगे। नीतीश कुमार कांग्रेस नेता कमलनाथ के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें कमलनाथ ने कहा था कि विपक्ष की तरफ से संयुक्त रूप से राहुल गांधी 2024 के चुनाव में पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम के लिए कांग्रेस ने 21 दलों के नेताओं को न्योता दिया था। इनमें से 12 दलों के नेता इस कार्यक्रम में आने की सहमति दी थी। वहीं 9 दलों के नेता इससे दूरी बना ली थी। हालांकि खराब मौसम की वजह से कुछ ही दलों के नेता कश्मीर पहुंचे। आमंत्रण के बावजूद नहीं आने वाले दलों की खूब चर्चा हुई, जिसमें अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी शामिल रहा। वहीं उन दलों पर भी खूब बात हुई जिन्हें कांग्रेस ने न्योता नहीं दिया। इनमें एआईएडीएमके जगनमोहन रेड्डी वाली, वाईएसआरसीपी नवीन पटनायक वाली, बीजेडी ओवैसी की पार्टी और एआईयूडीएफ शामिल थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का इतना बड़ा कार्यक्रम जो काम नहीं कर सका उसे हिंडरबर्ग की रिपोर्ट ने कर दिया। काफी समय के बाद अडानी मामले पर विपक्ष में एकजुटता नजर आ रही है। पूरा विपक्ष अडानी मसले को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। सड़क से लेकर संसद तक मोदी सरकार को विपक्ष घेर रहा है। जब संसद में मौका मिला तो राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको राहुल गांधी का संसद में दिया गया बयान सुनवाना चाहता हूं
आप सुनिए और खूब वायरल हो रहा। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जाते हैं। आप बोलिए सर, स्पीकर सर, प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को ऑफर कर दिया। सर, इसका भी डॉक्यूमेंट जरूरी है क्या, बताओ। मोदी जी, आपका सरकार के पास है। अधीर प्लीज। उसके बाद मैं उदाहरण दे रहा हूं, पूरी दुनिया में मोदी जी जाते हैं, घूमते हैं, तो मैं बता देता हूं क्या होता है वहां पे। बांग्लादेश में गए, हाँ, काम पे ही जा रहे हैं, वही तो बोल रहा हूं, काम पे जा रहे हैं। बांग्लादेश जाते हैं, मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में। वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी के साथ साइन कर देता है। 1500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी। चलिए वहां से श्रीलंका चलते हैं। जून 2022 में चेयरमैन ऑफ श्रीलंका सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड MMC Fernando informed a parliamentary committee in Sri Lanka in open hearing that he was told by President Rajapaksa that PM Modi pressured him to give the wind power project directly to Mr. Adani. मतलब श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि उन्होंने राजापाक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अदानी जी को देना है। तो ये रही आपकी फॉरेन पॉलिसी। ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अदानी जी की फॉरेन पॉलिसी है, उनके बिजनेसेस बनाने की फॉरेन पॉलिसी है। संसद में राहुल गांधी के जोरदार भाषण ने आज कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं में जोश भरा। विपक्ष का भी माहौल और काफी हौसला बढ़ा, लेकिन बीजेपी बिफर पड़ी। राहुल के बयान पर बीजेपी बिना तथ्यों के आधार पर दिया गया बयान बता रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया सुनवाना चाहता हूं, जो उन्होंने संसद में दिया था। राहुल गांधी जी, आज मुझे थोड़ा आपके मेमोरी को करप्शन के बारे में रिवाइव करने की आवश्यकता है। आप बेल पर हैं, आपकी माताजी बेल पर हैं, आपके बहनोई बेल पर हैं, और आपकी बहन को एक जेल गए बैंकर ने करोड़ों में एक तस्वीर बेची थी। सच्चाई है कि नहीं? राहुल गांधी जी, इसका जवाब दीजिए। तो अब जरा मैं आपसे एक पूछूं कि नेशनल हेराल्ड स्कैंडल क्या है कि 90 करोड़ के लोन को राइट ऑफ कर दिया गया और नेशनल हेराल्ड ऐसे पुराने वेल नोन न्यूज़पेपर जो उसका पब्लिकेशन बंद था, वो सारे शेयर आपके पास आ गए और उसके माध्यम से पूरी संपत्ति, क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, क्या चंडीगढ़, क्या मुंबई, हजारों करोड़ की संपत्ति आपके और आपकी माताजी के पास आ गई। जो भी आरोप लगाए हैं बिना तथ्यहीन आरोप लगाए हैं, और तथ्यहीन आरोपों के लिए ये लोग जिम्मेवार हैं। जिनके समय पे डिफेंस डील्स होती थी, भारत के जितने अग्रीमेंट्स होते थे जहां मेक इन इंडिया होना चाहिए, वो कभी मेक इन इंडिया नहीं होता था। हमें पता है किस तरीके की चोरी चकारी और भ्रष्टाचार से देश जूझ रहा था। और जहां तक भारत की मदद करने का विषय है, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि 2014 में भारत का बजट 16 लाख करोड़ मात्र होता था, आज बढ़कर 45 लाख करोड़ रुपया है।
भारत के अंदर एक भी यूनिकॉर्न नहीं था। आज भारत के अंदर 107 यूनिकॉर्न खड़े हुए हैं। स्टार्टअप इंडिया की कोई बात नहीं थी। 1000 से ऊपर स्टार्टअप्स आज देश में खड़े हैं। इन सब के लिए, इन सब के साथ भारत की सरकार खड़ी है। अडानी विवाद ने विपक्ष को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। अडानी विवाद पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। अडानी मसले पर कांग्रेस की अच्छी तैयारी है। राहुल गांधी का मुखर विरोध फिलहाल तो बीजेपी को करीब ला रहा है। देखना होगा इसका असर कितने लंबे वक्त तक बना रहता है। साल 2024 तक इसकी धार बनी रहती है या नहीं, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी।